तो हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं, क्या करेंगे, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स बीए पॉलिटिकल साइंस सेमेस्टर 6 मेजर पेपर 13। ठीक है। तो पॉलिटिकल साइंस रांची यूनिवर्सिटी और नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी दोनों के काम में आएगा। ठीक है। पेपर का नाम क्या है? मेजर पेपर 13 में MJ 13 पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में पेपर का नाम है फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, यानी कि विदेश नीति के बारे में पढ़ना है। फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, भारत की विदेश नीति। ठीक, ये पढ़ना है आपको। चलिए देखते हैं और उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो यूनिट जो है आपके मात्र छोटा सा यूनिट पढ़ना है, 4 गो। पहला यूनिट है आपका यूनिट 1, जिसमें आपको इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी की प्रिंसिपल ऑब्जेक्टिव्स एंड डिटर्मिनेंट्स पढ़ने हैं, यानी कि भारत की विदेश नीति की मुख्य विशेषताएं क्या हैं, कौन कौन से सिद्धांत अपनाए जाते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है। यूनिट 2 है, जिसमें आपको पढ़ना है इंडिया का जो रिलेशनशिप है, इंडियाज रिलेशनशिप विथ मेजर पावर इन 21st सेंचुरी। तो भारत का जो बड़े शक्तिशाली देश है उनके साथ संबंध कैसा है, जैसे कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से संबंध कैसा है, रसियन ना जी इससे संबंध कैसा है, चाइना से संबंध कैसा है, एंड यूरोपियन यूनियन से संबंध कैसा है भारत का, ये जानना है। फिर पढ़ना है आपको इंडियाज रिलेशनशिप विथ नेगबोर, यानी कि भारत का उनके पड़ोसी देशों के साथ संबंध कैसा है, जिसमें पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, इनके बारे में जानना है। ठीक है। अफगानिस्तान, म्यांमार, भूटान, ये सब का नहीं नाम दिया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट यूनिट 3। इसमें पढ़ना है इंडियाज़ रोल इन सार्क एंड आसियान, यानी कि सार्क एक संगठन है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, और एशियन भी एक संगठन है। ठीक है। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन, क्या बोलते हैं यार, भूल रहे हैं इसका फुल फॉर्म। ठीक है, एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। ठीक है, इस तरह से कुछ होता है एशियन। तो ये दोनों जो है विश्व स्तर की दो क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल संगठन है, देशों के संगठन है, इसके बारे में जानना है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। तो फिर यूनिट 4, इसमें पढ़ना है इंडियाज़ न्यूक्लियर पावर, यानी कि भारत की परमाणु शक्ति के बारे में, इंडियाज़ नेगबरहुड पॉलिसी, यानी कि भारत की जो पड़ोसी राज्य है इनके साथ किस तरह का संबंध है। ठीक, और इंडियाज़ सॉफ्ट पावर एंड क्या है, कल्चरल डिप्लोमेसी, तो भारत की संस्कृति के बारे में लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है। तो इतने सारे यूनिट पढ़ने हैं आपको। तो पहले हम लोग 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग चलेंगे लॉन्ग आंसर टाइप में। और एक चीज़, मेजर पेपर 13 हो गया, मेजर पेपर 14, 15 2 को बच जाता है, दोनों को मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगा। 20 तारीख से पहले सब पेपर अपलोड करने का कोशिश करूँगा। ठीक है, सब पेपर, केवल माइनर पेपर का थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1-2 दिन हो सकता है उसका 22 तक जाए। ठीक है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले सब कंप्लीट करवा दूंगा। और सारा का नोट्स आपको ज्ञान सागर ऐप में मिलेगा, ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, सब का PDF, सेमेस्टर 6 के ऑल सब्जेक्ट, सेमेस्टर 7, 8 ऑल सब्जेक्ट। ओके, तो आ जाता है यूनिट 1 इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। ठीक है, यूनिट 1 से है। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की विदेश नीति क्या है, व्हाट इज यहाँ पे ना, व्हाट इज इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति वह नीति जिसके माध्यम से भारत अन्य देशों से अपने संबंध चलाता है या संचालन करता है। तो भारत अपने जिस नीति के तहत, जिस नियम कानून के तहत विदेशी या अन्य देशों के साथ जो संबंध रखता है उसे ही भारत की विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, यानी कि भारत का अन्य देशों के साथ संबंध रखने में जो नियम कानून रखे जाते हैं उसी को भारत की विदेश नीति कहते हैं। ठीक है, भारत की विदेश नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति। इंग्लिश में बोलेंगे नेशनल इंटरेस्ट एंड इंटरनेशनल पीस को बढ़ावा देना, एनहेंस। ठीक है, करना। नेक्स्ट है पंचशील सिद्धांत किससे संबंधित है। तो भारत और चाइना के बीच में 5 मुद्दा, पंच मतलब 5 होता है। ठीक है, तो पंचशील यानी कि 5 सिद्धांत दिए गए थे भारत और चाइना के बीच में आपस में, जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे
पीएन नेहरू जी, उस टाइम पे भारत और चाइना के बीच में 5 मुद्दों पे गठबंधन हुआ था, लेकिन चाइना इन मुद्दों को नहीं माना और 1962 में भारत पे चाइना ने अटैक कर दिया, हमला कर दिया था। ठीक है, और 1962 का वॉर जो चाइना से हुआ था उससे हम लोग हार गए थे। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? व्हाट इज मेंट बाय नॉन अलाइनमेंट? ठीक है, तो नॉन अलाइनमेंट क्या है? नॉन अलाइनमेंट मतलब गुट निरपेक्ष। ठीक है, निरपेक्ष मतलब नॉन, अलाइनमेंट मतलब गुट, यानी कि हम किसी गुट में नहीं रहेंगे। आपको मालूम है शीत युद्ध के बारे में सुने? शीत युद्ध, कोल्ड वॉर, जरूर सुने होंगे यार, पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है। ठीक है, मैं भी पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, मेरा खुद ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स रहा है। तो शीत युद्ध क्या था कि भाई देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होता है, प्रथम वर्ल्ड वॉर 1914 से 18। सेकेंड वर्ल्ड वॉर कब होता है? 1939 से, 1939 से होता है आपका 1945 तक, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो 2 विश्व युद्ध होने के बाद जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, और फिर इसके बाद पूरी दुनिया जो है ना, युद्ध की जैसी स्थिति बनी रहती है, 2 भागों में बट जाती है पूरी दुनिया। एक रहता है अमेरिका के साइड में, और दूसरा रहता है रूस के साइड में। रूस को उस टाइम पे सोवियत संघ कहा जाता था, समझिएगा थोड़ा सा, सोवियत संघ कहा जाता था रूस। ठीक है, तो एक पूरी दुनिया हो गया था 2 साइड में, और इनके बीच में कभी भी अटैक हो सकता था। ऐसा 45 साल तक चला शीत युद्ध। कितने साल तक? 1945 से 1991 तक चलता है शीत युद्ध। ठीक है, कब? 1945 से 1991 तक शीत युद्ध चलता है। लगभग कितना साल? लगभग 45 साल शीत युद्ध चलता है। शीत युद्ध में कोई भी अटैक नहीं होता है, बस केवल मनमुटाव होता है 2 देशों के बीच में, लेकिन ऐसी संभावना बन गई थी कि कभी भी किसी पे अटैक हो सकता है। तो भारत से पूछा गया कि भाई आप अमेरिका के साइड में रहेंगे ना सोवियत संघ, जिसे रूस के बोलते हैं, उसके साइड में? तो भारत बोला कि वहाँ हम हाथ जोड़े हो दादा, हम ककरो बठे नहीं जीवो, हम आपन रास्ता रहो, यानी कि हम किसी के गुट में नहीं जाएंगे, हम गुट निरपेक्ष हैं। ठीक है, हम नाम है, नाम मतलब नॉन अलाइन मूवमेंट, इसी का नाम का फुल फॉर्म है गुट निरपेक्ष आंदोलन का। तो भारत बोला कि भाई जिसको लड़ना है लड़ते रहो, हम किसी के साइड में नहीं हैं, यानी कि हम गुट निरपेक्ष हैं। यही है गुट निरपेक्ष। समझ गए कहानी? गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? व्हाट इज मीन्ड बाय नॉन अलाइनमेंट? किसी भी सैन्य गुट में शामिल ना होना, ना अमेरिका के गुट में शामिल होंगे, ना सोवियत संघ रूस वाले गुट में शामिल होंगे। तो बोलिएगा शीत युद्ध खत्म कब हुआ? 1991 में, जब सोवियत संघ का विघटन होता है, 91 या 90 था, तब विघटन होके फिर सोवियत संघ विघटन हुआ और सोवियत संघ का नाम पड़ गया रूस। बाकी बहुत सारे देश थे उसमें जुड़े हुए, सब का अलग अलग भाग हो गया, और उस दिन से सोवियत संघ का विघटन जैसे ही होता है, उसी समय क्या होता है? शीत युद्ध का अंत हो जाता है 1991 में। ठीक है, भारत की विदेश नीति का आधार क्या है? तो हम लोग विदेश नीति जो अपनाते हैं, नैतिकता है, शांति, अंतर्राष्ट्रीय हित, ये 3 चीज़ हमारी विदेश नीति का मूल तत्व है। नैतिकता यानी कि भाई हम में ईमानदारी है, शांति चाहते हैं हम लोग गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं। ठीक है, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और राष्ट्र हित को हम लोग मानते हैं। ठीक है, कि हमारे राष्ट्र का भी हित हो। बस ये 3 यूनिट आपको ध्यान रखना है, 3 पॉइंट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज यूनिट 2 से भारत अमेरिका संबंधों का प्रमुख क्षेत्र क्या है? भारत और अमेरिका के संबंधों का प्रमुख क्षेत्र क्या है? भारत अमेरिका संबंध का प्रमुख क्षेत्र, मेजर एरिया ऑफ इंडो यूएस रिलेशंस। ठीक है, तो देखिए भारत और अमेरिका के संबंध का सबसे मेन सेक्टर है राजनीतिक और आर्थिक सहयोग। और अभी अमेरिका क्या बोल रहा है कि हम भारत पे 500% टैरिफ लगाएंगे। पेपर आप पढ़ते हैं? मालूम नहीं आप लोग पढ़ते नहीं, मैं तो डेली पढ़ता हूँ। 500% टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ मतलब होता है टैक्स, लगान, यानी कि हम अगर कोई भी सामान अमेरिका में जाके बेचेंगे तो उसका दाम 500% बढ़ा देगा अमेरिका, जिसके कारण क्या होगा? वो सामान हमारा बिकेगा ही नहीं। 500% ज़्यादा टैक्स हमको देना पड़ेगा अमेरिका में सामान बेचने के लिए। समझ रहे हैं ना? तो टैरिफ लगाने की बात कर दे रहा है, धमकी दे दिया है भाई। और रूस भारत का हमेशा से सपोर्टर रहा है। आपको मालूम है रूस के कौन है अभी?
पीएम या तो रूस के प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, अच्छा प्राइम मिनिस्टर होता है राष्ट्रपति होता है जी, चलिए व्लादिमीर पुतिन है। और मुझे बहुत अच्छे लगते हैं यार वो व्यक्ति, क्या बताएं, सेना से है ना एकदम कड़क आदमी है, पानी में भींग भींग के क्या बोलते हैं उसको, शहीदों की सलामी देता है ना। चलिए आगे देख लेते हैं। तो रूस का एरिया भी पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है, आपको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा देश अकॉर्डिंग टू एरिया रूस ही है, ठीक है, रसिया। और रसिया भारत का शुरू से सपोर्टर रहा है। हमारे झारखंड में एक सेल कंपनी है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL, सेल कंपनी जो बोकारो स्टील सिटी में स्थित है, इसके स्थापना में सबसे बड़ा योगदान रूस का है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारा सेक्टर में भारत का सपोर्ट किया है रूस, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मैं भी जाऊंगा एक दिन रूस। रूस की राजधानी कहाँ है? रूस। तो चलिएगा मॉस्को मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं। तो भारत रूस संबंध किस क्षेत्र में मजबूत है? रक्षा सहयोग में। हम लोगों ने एक मिसाइल भी इनसे अडॉप्ट किया था, ब्रह्मोस। आपको नाम याद है? ब्रह्मोस ये जो है दो नदियों के नाम पे रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस में एक है मोसी नदी। मोसी नदी कौन सा नदी है, ठीक है, तो याद नहीं आ रहा, अभी मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। तो भारत का ब्रह्मपुत्र नदी और रूस का कुछ मोसी करके कुछ नदी है, दोनों नदियों के नाम पे रखा गया है ब्रह्मोस का। तो रक्षा क्षेत्र जो है बहुत मजबूत है रूस के साथ हमारा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। भारत चीन संबंध में मुख्य विवाद क्या है? तो सीमा का विवाद। चीन बोलता है कि भाई ये जो एरिया आता है तिब्बत का कुछ एरिया, ठीक है, वो हमारा है, ठीक है। सिक्किम जो बोलता था ना, सिक्किम जो हमारा राज्य है, ठीक है, भारत का एक राज्य है सिक्किम, वो बोलता था चीन की भाई ये मेरा है और हथियार लिया है तुम लोग, ऐसा नहीं है। इसके अलावा जो पाक क्या है, पाक एक एरिया का नाम है, भारत और पाकिस्तान के बीच का जो एरिया है, इसी कारण लड़ाई होते रहता है। ये पाक एरिया भारत बोलता है मेरा है और क्या बोलते हैं, पाकिस्तान बोलता है मेरा है। अरे भाई उतना एरिया दे दिए पाकिस्तान को, दे दो और थोड़ा सा जाओ सब, तुम भी पेटो भरो। हाँ नहीं तो, लेकिन पॉलिटिकल आदमी क्या करता है, इसी को मुद्दा बनाता है। हालांकि यहाँ पे कोई रहता नहीं है, विशेष रूप से देखा जाए तो इतना संवेदनशील एरिया है ये पाक एरिया, जिसको बोलते हैं पाक ऑक्युपाइड, ठीक है। ये पाक एरिया इसी के कारण युद्ध हो रहा है भारत और पाकिस्तान के बीच में। इसी के बीच जो है सीमा विवाद, मुख्य रूप से भारत और पाकिस्तान लड़ते हैं। और इस एरिया को जब हमने पाकिस्तान को इतना बड़ा एरिया दे दिया है तो इतने एरिया के लिए क्यों लड़ रहे हैं? जाओ रखो ही तुम, ठीक है। समझने वाली बात है कि हमने पाकिस्तान को उतना बड़ा एरिया दे दिया है, पूरा का पूरा लाहौर दे दिया है, इसके अलावा पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश भी दे दिया है। इतना सब बचा के मान लीजिए लड़ाई कर रहे हैं, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है। हालांकि ये ना कुछ नहीं, बस पॉलिटिकल लीडर अपनी रोटी सेक रहे हैं और इसमें आम आदमी शहीद हो रहा है। चलिए, तो भारत और पाकिस्तान का सपोर्ट कौन करता है? चाइना। तो यही सब आपको लिखना भी होगा कि पाक के एरिया के बारे में। सीमा विवाद मुख्य रूप से भारत और चीन के बीच एक सीमा है जिसको मैकमोहन रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो मैकमोहन रेखा को भारत मानता है लेकिन चाइना मैकमोहन रेखा को नहीं मानती है। यूरोपीय संघ भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? तो यूरोपियन यूनियन जिसको बोलते हैं हिंदी में यूरोपीय संघ, व्यापार और निवेश के कारण यूरोपीय संघ बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। यूरोपीय संघ में यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज मिक्स हैं, ठीक है। और भारत भी इसका बहुत बार मीटअप में गया है, यानी कि जब भी मीटिंग होता है आयोजित, शिखर सम्मेलन बोलते हैं, तो उसकी मीटिंग में भारत भी बहुत बार गया है। और यूरोपीय संघ का एक साझा मुद्रा है जिसको यूरो बोलते हैं। यूरो क्या बोलते हैं? यूरो। यूरोपियन यूनियन के जितने भी मेंबर कंट्री हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन एक संघ है और उस संघ में जो भी यूरोपियन कंट्री है उन सभी का एक साझा मुद्रा है, सभी का मुद्रा यूरो है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत पाकिस्तान संबंधों में मुख्य समस्या क्या है? तो कश्मीर विवाद, पाक का एरिया, ठीक। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, भारत नेपाल संबंध का आधार क्या है? तो भारत और नेपाल का संबंध का आधार है ऐतिहासिक और सांस्कृतिक। डू यू नो कि विश्व का सबसे बड़ा हिंदू वाला देश कौन सा है? भारत।
भारत में सबसे ज़्यादा हिंदू रहते हैं। दूसरे नंबर पे विश्व का सबसे बड़ा दूसरा हिंदू देश कौन सा है मालूम है? नेपाल। नेपाल में 80% आबादी हिंदू है। क्या बात करते हैं? हाँ भाई सही बात करते हैं। तो नेपाल विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है जहाँ पे हिंदू निवास करते हैं। ठीक है, तो भाई सिंपल सा बात है कि भारत का रुझान ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। मैं किसी धर्म का सपोर्टर नहीं हूँ, ना ही किसी धर्म का विरोधी हूँ। मैं सभी धर्मों का सपोर्टर हूँ और सभी धर्मों का विरोधी भी हूँ। सपोर्टर इस मामले में कि अगर आपके धर्म में कुछ अच्छाइयाँ हैं तो मैं उसका सपोर्ट करता हूँ, अगर आपके धर्म में कुछ बुराइयाँ हैं तो मैं उसका विरोधी भी हूँ, चाहे वो किसी भी धर्म से हो। ठीक है, चलिए। और हर एक व्यक्ति को अच्छी चीज़ों का सपोर्ट करना चाहिए, बुरी चीज़ों का विरोध करना चाहिए। तो भारत और नेपाल संबंधों का आधार क्या है? बेसिक्स ऑफ इंडो नेपाल रिलेशनशिप। तो भारत और नेपाल के संबंध का आधार क्या है? ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध। ठीक है, हिस्टोरिकल एंड कल्चरल बहुत सारी चीज़ें हम जो है नेपाल के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट, भारत बांग्लादेश संबंध में सहयोग का क्षेत्र कौन सा है? भारत और बांग्लादेश संबंध में कौन सा क्षेत्र क्या बोला गया? सबसे जो मजबूत एरिया है जल और सीमा विवाद। ठीक है, भारत बांग्लादेश के बीच जो है जल और सीमा विवाद बना रहता है। ठीक, ब्रह्मपुत्र नदी का जो जल है वो बांग्लादेश जाता है। ठीक, और गंगा नदी जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। तो ये सीमा विवाद और जल विवाद चलता रहता है। हालांकि पाकिस्तान के पास भी हमारा सीमा और जल विवाद चलता रहता है। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यूनिट नंबर 3 से। सार्क के बारे में क्वेश्चन है। सार्क का फुल फॉर्म क्या है? नोट कर सकते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, हिंदी में बोलते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ठीक है, और सार्क में दक्षिण एशिया के सभी देश शामिल हैं, लगभग 8 या 9 देश हैं अभी। ठीक है, और इसका सबसे बड़ा देश, यह सार्क में जितने भी मेंबर कंट्री हैं उसमें सबसे बड़ा देश भारत है। भारत भी इसका मेंबर है। ठीक है, और जब हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, क्या नाम था उनका? इंदिरा गांधी का बेटवा का क्या नाम था? राजीव गांधी। उस टाइम पे बनाया गया था सार्क को। ठीक है, भारत सार्क में क्या भूमिका निभाता है? तो नेतृत्वकारी यानी कि लीडरशिप के रूप में भारत सार्क में भूमिका निभाता है। ठीक है, आसियान की बात कर लेते हैं। आसियान, तो आसियान किस क्षेत्र से संबंधित संगठन है? तो दक्षिण पूर्व एशिया का यह एक संगठन है। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। हाँ, अभी मुझे याद आया फुल फॉर्म एशियन का। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल। ठीक है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशनल इसका फुल फॉर्म होता है, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका फुल फॉर्म है। और एशियन कंट्रीज़ अपना शिखर सम्मेलन आयोजित करते रहते हैं, भारत भी इसमें पार्टिसिपेट करता रहता है। नेक्स्ट आ जाता है, भारत की लुक ईस्ट पॉलिसी क्या है? यानी कि पूर्व की ओर देखो। लुक मतलब देखो, ईस्ट मतलब पूर्व, और पॉलिसी मतलब नीति, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति क्या है? तो पूर्व की ओर देखो नीति में एशियन देशों के साथ हम लोग जो है पार्टिसिपेट करके, कोऑर्डिनेट करके अपना व्यापार वगैरह कैसे बढ़ाएं, ये चीज़ हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ठीक है, किसमें? एशियन लुक एट पॉलिसी किससे संबंधित है? एशियन कंट्रीज से संबंधित है। कौन सी एशियन कंट्रीज? साउथ ईस्ट वाली एशियन कंट्रीज, क्योंकि एशिया बहुत बड़ा है ना यार, और इसलिए एशिया को अलग अलग भाग में बांटा गया है, ईस्टर्न एरिया, साउथ ईस्ट एशियन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा यहाँ पे यूनिट 5, न्यूक्लियर पावर यानी कि परमाणु शक्ति, नेबरहुड पॉलिसी एंड सॉफ्ट पावर। तो भारत की परमाणु नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है? देखिए, भारत परमाणु नीति का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, हम लोग अपनी शक्ति बनाए रखें बस, पहले प्रयोग न करने की नीति। हाँ, हम पहले वार नहीं करेंगे, लेकिन बेटा कोई हम पे वार किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। क्या बोलते हैं ना? बिल्कुल होना चाहिए कि तुम अगर वार करेगा तो हम पहले हमला नहीं करेंगे, लेकिन कोई हमला करेंगे तो हम रुकेंगे नहीं। ठीक है, ये हम लोग का नीति है कि पहले प्रयोग नहीं करना, ये हमारी नीति है। लेकिन कोई हमला करे
तो उसको जीवित नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, पानी पिया के छोड़ेंगे। चलिए, अच्छा नीति है। नेक्स्ट है भारत की पड़ोसी नीति का उद्देश्य क्या है। तो भारत की पड़ोसी नीति का उद्देश्य क्या है। भारत की पड़ोसी नीति का उद्देश्य पड़ोसी देशों से मैत्रीपूर्ण संबंध है। हमारे जितने भी पड़ोसी देश हैं इन सभी से कैसा संबंध है, मैत्रीपूर्ण। मैत्रीपूर्ण मतलब मित्रतापूर्ण, ठीक है। भारत का एक वर्ड है जियो और जीने दो। क्या वर्ड है, जियो और जीने दो। ये वर्ड आप लिख सकते हैं, जियो और जीने दो, ठीक है। आज मैं गया था पार्टी करने नहीं, पहाड़ी मंदिर गया था रांची में। तो मंदिर में क्या हुआ कि और भी लड़की लोग आई थी, तो 3 गो लड़की आई थी साथ में। कोई गर्लफ्रेंड नहीं है भाई, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो हम गए यार होटल, मेरा माइंड में घूम रहा है, तो होटल में गए, खाना खाएं। तो हम सोचे हो जाएगा 1-2 समय। तो गए तो बिल बन रहा है 680 रुपया। अब मेरा हालत ख़राब हो गया देते देते। चलिए, तो भाई उतना लग्जरी सामान मत जाना है यार, ठीक है। और गर्ल्स लोग के साथ पार्टी उटी खाओ, लेकिन केवल चौक चौराहे पे ही। रेस्टोरेंट वगैरह जाएगा ना तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। 600 रुपया बहुत बड़ा चीज़ है ना जी, एक आधा महीना का खर्चा निकल जाता है यार। एक दिन में 40 रुपया खाएंगे तो 15 दिन तक चलेगा। 680 रुपया खर्चा हो गया। अफसोस लग रहा था यार, क्यों आ गए रे भाई। नेक्स्ट सॉफ्ट 2 को कचौड़ी लिया था 100 रुपया, 2 कचौड़ी का। तो यार 2 कचौड़ी हम खाते हैं 20 रुपया में, 100 रुपया दे 2 कचौड़ी का। रेस्टोरेंट बड़ा मकान फीका पकवान होता है केवल। तो बड़ा बड़ा रेस्टोरेंट जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, रियलिटी बता रहा हूँ, फालतू है, खाली पैसा हो बर्बादी होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो सॉफ्ट पावर का अर्थ क्या है। सॉफ्ट पावर का अर्थ क्या है, देखिए, व्हाट इज मिंट बाय सॉफ्ट पावर। संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से प्रभाव। संस्कृति और मूल्यों के माध्यम से प्रभाव को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सॉफ्ट पावर बोलते हैं। भारत की संस्कृति कूटनीति का प्रमुख साधन क्या है। भारत की सांस्कृतिक कूटनीति का प्रमुख साधन क्या है, तो योग और भारतीय संस्कृति, ठीक है। योग और भारतीय संस्कृति क्या है, भारत की कूटनीतिक सांस्कृतिक का प्रमुख साधन है। योग करो, ठीक है। देखिए, ये जो है ज्ञान सागर ऐप, ये आपका प्ले स्टोर में भी मिल जाएगा और इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा। प्ले स्टोर में सर्च कीजिएगा ज्ञान सागर तो मिल जाएगा इस तरह से, ठीक। 5000 प्लस आपको डाउनलोडर्स मिलेंगे। इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको अपना नाम देना है, फुल नेम और फ़ोन नंबर। क्रिएटेड अकाउंट पे क्लिक कीजिएगा, OTP आएगा, ठीक। लॉगिन हो जाएंगे ऐप में। ऐप में लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ऑल कोर्स में आना है। ऑल कोर्स में आएंगे और ये व्हाट्सएप ग्रुप है, इसमें भी जुड़ जाइएगा। ऑल कोर्स में आने के बाद इस तरह से आपका खुल जाएगा। इस तरह से रांची यूनिवर्सिटी का यहाँ पे कोर्स, जैसा यहाँ पे 25 रुपया लिखा है बाय नाउ, इसी तरह से आपका रांची यूनिवर्सिटी में लिखा होगा 60 रुपया बाय नाउ। 60 रुपया क्लिक करेंगे, आपका पेमेंट हो जाएगा। उसके बाद आपका ये ओपन हो जाएगा ऐप। सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 7 8, सेमेस्टर 8 तक का यहाँ पे जो है सारा नोट्स मिलेगा आपको, ठीक है। सारा नोट्स, मेजर पेपर 12 13 14 15 और माइनर पेपर सब का मिलेगा। सेमेस्टर 7 का भी मिलेगा, सेमेस्टर 8 का भी मिलेगा। आपका कोर्स ख़त्म कब होगा, 4 साल बाद। 4 साल तक आपका ख़त्म हो जाएगा ग्रेजुएशन। आप अपने जूनियर को दे दीजिए, घर में कोई बच्चा है, छोटा भाई है, गर्लफ्रेंड है, जो भी है, बॉयफ्रेंड है, ठीक है, तो उनको दे दीजिए पढ़ने के लिए। किसी पेपर में फेल हुए तो उसका भी नोट्स रहेगा इसी में। तो सब यहाँ पे सिर्फ 60 रुपये में मिलेगा। 60 एक बार पेमेंट कीजिए, कंप्लीट 4 साल तक पढ़ाई फ्री। ऐप में पूरा ग्रेजुएशन का कंटेंट सिर्फ 60 रुपया में 4 साल तक। इतना सस्ता शायद आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। और अच्छी बात यह है कि आपको एक जगह पे मिल रहा है यूनिवर्सिटी लेवल का पढ़ाई सिर्फ 60 रुपया में। यूट्यूब में इतना मेहनत करके मैं दे रहा हूँ 60 में। अरे भाई, इतना मेहनत करके दे रहा हूँ और अभी तक मैंने आपको सेमेस्टर 1 से 6 तक गाइड किया है यार। 60 रुपया ले रहा हूँ, कोई बड़ी चीज़ तो नहीं ले रहा हूँ दोस्त, ठीक है। लोग खुशी मन से दे देगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर, दिस इज़ योर पर्सनल ओपिनियन, जो भी आप करें। देखते हैं, मैं क्वेश्चन अब दिखा देता हूँ लॉन्ग आंसर टाइप वाले। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत की व्याख्या करें, ठीक।
ठीक, इंग्लिश में भी है। एक्सप्लेन द मेन प्रिंसिपल ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। तो भारत की विदेश नीति का मुख्य सिद्धांत क्या है, छोटे छोटे पॉइंट में यहाँ पे डिस्कस करके बताया गया है। फिर लॉन्ग आंसर टाइप में अभी हम लोग चलेंगे, ये 5 मार्क्स वाले हैं। भारत की विदेश नीति के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है। डिस्क्राइब द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इन इंडिया, ठीक है, या इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। एक एक करके पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारा 3rd नंबर की, भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों की व्याख्या करें। भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं ये बताना है। डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी। नेक्स्ट, और एक चीज़ है यार, बड़ा बड़ा होटल में हम देख रहे हैं सब कोई खाना खा के ना हाथ पोंछ ले रहा है कागज़ से, टिश्यू पेपर से नहीं। हम बोले यार गजब आदमी है, आप लोग खाना खा लिए हाथ पोंछ लिए, तो हाथ धो चुपचाप पानी से, नहीं तो हमको छूना नहीं, हम ऐसे ही बोल दें डायरेक्ट, तब जाके हम लोग हाथ धोई है। तो गजब है कि वो होता नहीं नाक से नेटा निकल और रुमाल में भाई यार डायरेक्ट हाथ धो लो भाई। खाना खाएं तो टिश्यू पेपर, मतलब कुछ देर अभी खाना आएगा तब तक से हाथ नहीं धोना है, ठीक है। तो हाथ धोना सीखिए, इंडियन कल्चर को अपनाइए, वेस्टर्न कल्चर को नहीं अपनाइए। हाँ, वेस्टर्न कल्चर अच्छा है तो अपनाइए, लेकिन हाथ धोने के सिस्टम नहीं रहता है ना। अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरा दोस्त फ़ोन कर रहा है, बोलेगा कि रे पूरा शहर में घूम रहा है आए लड़की लोगों के साथ यही बोलेगा। चलिए नेक्स्ट, पंचशील सिद्धांत का भारत की विदेश नीति में क्या महत्व है स्पष्ट करें। तो मैंने बताया था कि भारत और चीन के बीच 5 मुद्दों पे जो है समझौता हुआ था, इसे ही पंचशील कहा जाता है। जैसे कि यहाँ पे पंचशील की नीतियों के बारे में बताया गया होगा। चलिए मैं ही बता देता हूँ अपने मन से, ठीक है। कि देखिए, पहला, कोई भी देश एक दूसरे देश पे जो है, भारत है चीन है, ठीक, भारत ये चाइना, तो हम दोनों देश एक दूसरे की आंतरिक मामला इंटरनल मैटर पे इंटरफेयर नहीं करेंगे, ठीक, आंतरिक मामला पे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। दूसरा, दोनों देश एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक, ये सब मुद्दा था, 5 गो मुद्दा। तीसरा मुद्दा था कि दोनों देश एक दूसरे की व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान करेंगे, ठीक। चौथा, 5वां, इसी तरह से कुछ मुद्दा था, 5 गो मुद्दा था। इन 5 मुद्दा पे भारत और चीन के बीच हस्ताक्षर हुआ था। लेकिन पंडित नेहरू बोल रहे थे कि भारत चीनी भाई भाई, और 1962 में चीन ने कर दिया हमको ठाई ठाई, ठीक है। तो देखिए दोस्त, ये आपको ये भी देखना है कि अगला पार्टी क्या कर रहा है। अगला पार्टी अगर आपको धोखा दे रहा है तो बिल्कुल जैसे को तैसा कीजिए, लेकिन अगला पार्टी अगर आपसे ईमानदारी से बात कर रहा है तो ईमानदारी से बात कीजिए। अगला पार्टी बदल जा रहा है तो आप भी बदल जाइए, ठीक है, ये आपको करना पड़ेगा। चलिए, गुट निरपेक्षता की अवधारणा और भारत की विदेश नीति में इसकी भूमिका समझाइए। अच्छा, वो जो मैं अगला पार्टी बोला, ये इस नज़रिए से कि चीन बदल गया, चीन जो है बदल गया, 1962 में अटैक कर दिया, जबकि दोनों देश के बीच अटैक नहीं होना था। 1960 में ये चीज़ बोला गया था, ठीक है, लेकिन फिर भी वो अटैक किया ना। तो ये चीज़ देखना है कि अगर दूसरा पार्टी बदल जा रहा है तो आपको भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। गुट निरपेक्षता की अवधारणा मैंने बताया कि पूरे विश्व 2 गुटों में बंट गया था शीत युद्ध के बाद, भारत और चाइना, सॉरी, एक अमेरिका के साइड में, एक रूस के साइड में, जिसको सोवियत संघ बोलते थे, ठीक है। तो ये 2 गुटों में बंट गया था। भारत की विदेश नीति थी कि भाई हम किसी के भी गुट में नहीं जाएंगे, जिसको लड़ना है लड़ जाओ, मर जाओ, ठीक है। तो ये शीत युद्ध के बाद जो गुट निरपेक्ष है, इसके बारे में बताना है। नेक्स्ट है 21वीं सदी में भारत अमेरिका के संबंध किस तरह से हैं ये बताइए। तो भारत अमेरिका के संबंध मैत्रीपूर्ण है, परंतु टाइम टू टाइम जो है क्या करता है, अमेरिका के साथ हमारा जो है ना कुछ ना कुछ व्यापारिक मुद्दा अड़चने आ ही जाती हैं, ठीक है। भारत और रूस का मुद्दा बहुत अच्छा है शुरू से। तो भारत रूस का संबंध किस तरह से है, किसी भी एक देश के साथ आपको संबंध पूछा जाएगा, भारत चाइना या भारत रूस या भारत अमेरिका, ठीक है। खास तौर पे 3 ही देश के साथ पूछा जाएगा, 3, भारत चीन, भारत रूस या भारत अमेरिका। और लड़ाई झगड़ा के बारे में 3 गो देश पूछा जाएगा, पाकिस्तान के साथ लड़ाई झगड़ा कैसा चल रहा है, या फिर चाइना के साथ लड़ाई झगड़ा के मामले में हमारा कैसा चल रहा है, या फिर आपको पूछा जा सकता है बांग्लादेश के साथ हमारे कौन कौन से मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे भारत चीन के संबंध की प्रमुख समस्या कौन कौन सी है, समस्या मतलब वही लड़ाई झगड़ा। हाईलाइट करना है, हाईलाइट द मेन इशू इन इंडिया
चाइना रिलेशंस। ठीक है, तो भारत और चीन के बीच जो भी विवाद है ये बताना है। नेक्स्ट है भारत पाकिस्तान की प्रकृति का संक्षिप्त में विश्लेषण करना है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कौन कौन से मुद्दे हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है धर्म के नाम पे जो लड़ाई होता है, ठीक, और सीमा के नाम पे। इसके अलावा जल विवाद हो जाता है कभी कभी ना, सीमा विवाद, जल विवाद और धर्म, 3 को मुद्दा है पाकिस्तान से लड़ने का और ये मुद्दा कौन डिसाइड किया है? पॉलिटिशियन लोग और न्यूज एंकर लोग। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश संबंधों का महत्व स्पष्ट कीजिए। भारत और बांग्लादेश का संबंध कैसा है ये बताना है। बांग्लादेश पहले भारत था, जब अलग हो गया पाकिस्तान तो पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश पहले उसका नाम पूर्वी पाकिस्तान था। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा होता है, जैसे ये हमारा भारत है, अरे भाई क्या भारत बना रहा है यार तुम्हें, इस तरह से हमारा भारत है, ठीक, ये भारत है ना जी, हाँ ये भारत है, ये भारत हो गया। तो इधर हमारा आ जाता है पाकिस्तान, ये वाला एरिया पाकिस्तान का हो गया, ठीक, ये वाला एरिया पाकिस्तान हो गया। और ये वाला जो एरिया है इधर आ जाता है बांग्लादेश। तो ये पाकिस्तान, ये भी एरिया है, ये भी एरिया पाकिस्तान है हमारा, और ये भी एरिया पाकिस्तान है। इसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था और इसको पश्चिमी पाकिस्तान। लेकिन बाद में बांग्लादेश 1974 में अलग हो जाता है पाकिस्तान से और यह बांग्लादेश बन जाता है, ठीक है। नहीं तो पहले ये बांग्लादेश पूरा का पूरा भारत था, पूरा का पूरा पाकिस्तान भारत था, पूरा का पूरा अफगानिस्तान भारत था, ठीक है, अफगानिस्तान भी भारत था। इतना बड़ा भारत है ना, क्या बताएं। और ये तब की बात है जब चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य रहते थे, ठीक है। अशोक के समय सबसे ज़्यादा विस्तार हुआ था भारत का, कांधार तक एकदम कर दिया था, अफगानिस्तान तक। लो बेटा सार्क में भारत की भूमिका का वर्णन करें। सार्क, सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र सहयोग संगठन। इसके बारे में बताना है कि भारत इसका मेन कर्ता धरता है, सबसे बड़ा मेंबर कंट्री है सार्क का, ठीक है। आगे देख लेते हैं 12 नंबर, सार्क के समक्ष आने वाली प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी है ये बताइए। एशियन के साथ भारत के संबंध कैसे हैं ये बताना है, ठीक, एशियन देशों के साथ। नेक्स्ट आता है लुक ईस्ट पॉलिसी, ठीक है, यानी कि पूर्व की ओर देखो नीति। पूर्व की ओर देखो नीति जो 1990 के दशक में आती है, और इसमें जो है भारत और क्या, भारत का जो है एशियन कंट्रीज़ के साथ संबंध कैसा है इसमें बताया गया है, ठीक। यूनिट 4 से अब आ जाता है भारत की परमाणु नीति की विशेषताओं के बारे में बताना है। न्यूक्लियर पावर, भारत में न्यूक्लियर पावर ऑफ फादर किसे कहा जाता है? डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, होमी जहांगीर भाभा, ये इनका रिसर्च सेंटर है, होमी जहांगीर भाभा, ठीक है, ट्राम्बे में है। बार्क, बार्क का नाम सुने हैं, BARC, भारत एटॉमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, और ये बार्क ट्राम्बे महाराष्ट्र में है, ठीक है। भारत में न्यूक्लियर पावर का जनक कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। नेक्स्ट है भारत की पड़ोसी नीति, विदेश नीति के उद्देश्यों की व्याख्या करें। ओके, आगे देख लेते हैं नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, यानी कि सबसे पहले अपने पड़ोसी के बारे में सोचना है। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, इसके बारे में पढ़ना है। देखिए एक चीज़ बता देता हूँ आपको, 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। अब सॉफ्ट पावर की अवधारणा के बारे में बताना है और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति के प्रमुख तत्वों का वर्णन करना है। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। अब वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन शुरू होते हैं, जिसका प्रत्येक उत्तर 500 या 400 शब्दों में कीजिएगा, 400 से 500 शब्दों में। एक चीज़ जान लीजिए दोस्त, आप सेमेस्टर 6 में पहुँच गए हैं, अब आप ग्रेजुएट हो जाएंगे, ठीक है। पढ़ाई के मामले को आप ये मत सोचिएगा कि पढ़ लिख के हम नौकरी ले लेंगे, रोजगार के रूप में कभी भी एजुकेशन को मत लीजिएगा। अगर आप रोजगार के रूप में ले रहे हैं कि पढ़ेंगे लिखेंगे गवर्नमेंट नौकरी लग जाएगा, वो ज़माना ख़त्म हो गया, ठीक है, वो ज़माना चला गया दोस्त। और झारखंड में तो और भी पॉसिबल नहीं है। तो पढ़ाई लिखाई इसलिए होता है ताकि आप जागरूक बने, एक जानकार व्यक्ति बने, ना कि आप एक पढ़ाई को रोजगार का नज़रिया बनाएं, ठीक है। पढ़ाई कर लें, BA कर लें, BA करना बहुत बड़ी बात नहीं है, आजकल हर व्यक्ति ग्रेजुएट है, ठीक है। तो आप ये अपने अंदर ये मत सोच लीजिए कि क्या कि आप बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, नहीं, घमंड कभी उत्पन्न मत होने दीजिएगा। और ये भी मत सोचिएगा कि मैं पढ़ लिख लिया अब नौकरी करूँगा, नौकरी नहीं लगता है दोस्त, रियलिटी बता रहा हूँ मैं, झूठे मास्टर की तरह दलदल में आपको धकेलने वाला नहीं हूँ, ठीक है।
तो नौकरी नहीं लगता है, 1% संभावना है कि आपका गवर्नमेंट जॉब हो जाए, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसलिए मैं बोलता हूँ जो भी आप काम करना चाहते हैं करें, गवर्नमेंट जॉब के पीछे मत भागो। ऐसा काम करो जिसमें 2 आदमी को आप खुद रोजगार दे सकें, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भाग रहे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं तो भाग सकते हैं, 1 साल दीजिए पूरे मन से, 1 से 2 साल पढ़ाई कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब के पीछे। अगर आपको फिर भी करने का मन है तो 2 साल से ज़्यादा तैयारी मत कीजिएगा। दिस इज़ माई पर्सनल ओपिनियन, यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। 2 साल से ज़्यादा तैयारी मत कीजिएगा, ठीक है। अगर निकलने का रहेगा तो 2 साल में निकल जाएगा, नहीं निकलने का रहेगा तो भाग को यार छोड़ छाड़ के, हाँ नहीं तो काम धाम करो, कोई पैसा कमाओ। मैं तो कहूँगा तैयारी ही मत करो यार, कोई अपना खुद का व्यापार सेटअप करो, बिजनेस। भारत बिजनेस से आगे बढ़ेगा, नौकरी वोकरी करने से आगे नहीं बढ़ेगा, समझे। बिजनेस छोटे लेवल से ही शुरू कीजिए, 10,000 से ही शुरू कीजिए, पहले कमा के रख लीजिए, 4-5 महीना 6 महीना कहीं पे काम कीजिए, पैसा कमाइए, फिर धीरे धीरे बिजनेस शुरू कीजिए। गवर्नमेंट जॉब के पीछे भागिएगा, लगेगा नहीं लगेगा कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी अपनी मर्जी। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि शिक्षा को रोजगार के रूप में नहीं, जानकार के रूप में लीजिएगा, कि एजुकेशन आपको एजुकेटेड बनाती है। कल दिन आपके कहीं पे हॉस्पिटल में काम लगा, चाहे कहीं पे रेल वगैरह की यात्रा कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको पढ़ने लिखने में हेल्प हो जाता है थोड़ा सा, ठीक है। पेपर पढ़ने में हेल्प हो जाएगा, आधार कार्ड बना रहे हैं तो आपके मम्मी पापा पढ़े नहीं हैं लिखे हैं तो उनको प्रॉब्लम होता है ना, बैंक में प्रॉब्लम होता है। इन सब चीज़ों का मेन उद्देश्य है कि आप अपने व्यक्तिगत जीवन को आसान बनाते हैं, पढ़ लिख के जानकार बनते हैं, ठीक है। इसलिए नहीं कि आपको नौकरी मिलेगा। मेरा कहने का अर्थ आप लोग समझ पा रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिखा देता हूँ। भारत की विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे पूरा डिटेल में आंसर किया गया है, बाकी खुद आप लोग अपना दिमाग का भी प्रयोग करेंगे, ओके। भारत की विदेश नीति के उद्देश्यों का विस्तार से विश्लेषण कीजिए, ओके। अब यहाँ पे एनालिसिस करने बोला है। नेक्स्ट है भारत की विदेश नीति के निर्धारक तत्वों के विस्तार से चर्चा करें। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे, 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंध विस्तार से मूल्यांकन करें। नेक्स्ट देख लेते हैं, तो अगला क्वेश्चन है भारत चीन संबंध की प्रकृति और प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण करें, कि भारत और चीन के बीच संबंध कैसा है। 1962 में युद्ध हुआ था भारत चाइना के बारे में, ये भी बताया गया है यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप खुद पढ़ लीजिएगा। अच्छा, 2005 में एक संगठन बनता है जिनका नाम होता है ब्रिक्स, ठीक है। भारत, रसिया, नहीं सॉरी, ब्राज़ील, ब्राज़ील ब्राज़ील है ना जी, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ये 5 जो कंट्री हैं ये इसमें बने हुए हैं। ब्रिक्स में 2005 में बना है, और ब्रिक्स का जो स्थापना है अमेरिकी पावर को रोकने के लिए किया गया है, ये पढ़ लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत रूस संबंध की प्रकृति का महत्व विस्तार से बताना है। नेक्स्ट देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, भारत यूरोपीय संघ संबंधों का समालोचनात्मक विश्लेषण कर रहा है, कि भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच कैसा संबंध है ये आपको बताना है विस्तार से, ओके। मेरा आँख खराब हो गया है यार इतना वीडियो बना बना के, आजकल ना देखता हूँ तो मोबाइल आँख देखता हूँ तो दर्द करने लगता है माथा। भारत पाकिस्तान संबंधों की समस्या, संभावना विश्लेषण करना है, कि क्या क्या विवाद है, इसका समाधान कैसे हो सकता है। अपना पर्सनल ओपिनियन भी रख सकते हैं, क्योंकि आप भी एक तरह से एक राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। अब बताना है सार्क में भारत की भूमिका क्या है, योगदान क्या है बताना है। इसके बाद एशियन में भारत की योगदान बताना है। सार्क और एशियन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, पक्का है, 100% श्योर हो जाइए। फिर सार्क के प्रमुख चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं सार्क कंट्रीज़ में, ये बतानी है। नेक्स्ट, भारत की परमाणु नीति का विस्तार से विवेचन करें। दोस्त मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, इतना में ही क्वेश्चन रहेगा। मुश्किल से 1-2 क्वेश्चन बाहर जाएगा, लेकिन आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे 4 बनाने होते हैं ना 15 मार्क्स वाले, ठीक, 6 में से 4 बनाने होते हैं 15 मार्क्स वाले, तो 6 में से 4 आप इजीली बना लीजिएगा इतना पढ़ लेने से। भारत की पड़ोसी नीति का समालोचनात्मक विश्लेषण कीजिए, पड़ोसी नीति, फॉरेन पॉलिसी, ठीक है। नेबरहुड फर्स्ट, यानी कि पहले सबसे पहले अपने पड़ोसी की सहायता करना है, इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं, अगला है भारत की सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक कूटनीति भूमिका का विस्तार से वर्णन करें, ओके। यहाँ पे हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू। देख लेते हैं दोस्त लोग को क्या फ़ोन कर रहा है, वो भी बोलेंगे, नहीं तो बोलेगा यार शहर जाके तुम बदल गया रहे ठीक है।
ओके बाय बाय। नहीं बदलेंगे यार, कभी नहीं बदलेंगे, दोस्त हैं तो दोस्त ऐसा ही रहेंगे। आप लोग भी कभी नहीं बदलिएगा, चाहे कितना भी अमीर बन जाएं, ठीक है, कितना भी ज्ञानवान बन जाएं, अपने पुराने दोस्तों को कभी मत भूलिएगा। ओके दोस्त, बाय, गुड नाइट। अच्छे से पढ़िए। और ऐप ज्ञान सागर ऐप पे अपलोड कर दिया गया है, सॉरी PDF। तो जो लोग इंस्टॉल नहीं किए इंस्टॉल कर लीजिएगा, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में भी है और प्ले स्टोर में भी। जोहार झारखंड।